हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में भाग 2 का अंतिम चैप्टर पर आ चुके हैं। हमने चैप्टर वाइज एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट वन शॉट करके एक एक करके हमने पढ़ाया है। अब अंतिम चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इसको देखेंगे। इसमें क्या है कि इसमें न्यूमेरिकल तो ज़्यादा है नहीं, थ्योरीज आती हैं और 8 नंबर का इस चैप्टर का आएगा। सबसे आसानी से सबसे कम पढ़ करके सबसे अच्छा नंबर आप इसी चैप्टर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो यदि आपने शुरू से अंत तक देखा ना, तो पूरा चैप्टर गारंटी है कि आप लोगों का तैयार हो जाएगा, ठीक है। और आज आप लोगों का लाइव क्लास नहीं चल पाएगा, इसलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। तो सेकंड ये ख़त्म हो गया। कल संडे है, संडे के लिए जो है आप लोगों की छुट्टी है। संडे को क्लास नहीं चलेगा, संडे को आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। फिर मंडे को आप लोगों का भाग 2 का पूरा कंप्लीट क्या होगा, लाइव टेस्ट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक से। ये पहला टॉपिक, चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहले ऊर्जा बैंड क्या होता है, कितने ऊर्जा बैंड का निर्धारण किया गया है, ठीक है। फिर अर्धचालक क्या होते हैं, इनके प्रकार को स्पष्ट करना है। पीएन संधि डायोड अग्रभिन्नत क्रम, पीएन संधि डायोड पश्चिमभिन्नत क्रम, फिर पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ये तीनों लास्ट में चारों ये जो देख रहे हैं ना, इसमें से ये लॉन्ग आंसर टाइप में हर साल इसमें से कोई एक आता है। हर साल कोई भी पेपर उठा करके देख लिए, इन चारों प्रश्नों में से एक गारंटी है आया होगा और लॉन्ग आंसर में, ठीक है। तो पूरा चैप्टर जो है हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। ऊर्जा बैंड क्या है, कितने ऊर्जा बैंड का निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो परमाणुओं को, चलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिखते चल रहे हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो, ठीक है। परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परमाणुओं को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऊर्जा के 3 बैंडों का निर्धारण किया गया। ऊर्जा के 3 बैंडों का निर्धारण किया गया है, ठीक। चलिए 3 बैंडों का निर्धारण किया गया है। पहला क्या है, संयोजी बैंड। पहला क्या हो गया, संयोजी बैंड। और दूसरा चालन बैंड। और तीसरा संयोजी बैंड, चालन बैंड और तीसरा जो है निषिद्ध बैंड, ठीक है। 3 बैंडों का निर्धारण किया गया है। ये क्लियर है, कौन कौन से, संयोजी बैंड, चालन बैंड और निषिद्ध बैंड। चलिए एक एक के बारे में अच्छे से समझते हैं। संयोजी बैंड के बारे में देखिए, संयोजी के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं क्या। किसी परमाणु के बाहरी कोश जो होता है, बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी दूसरे परमाणु के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करते हैं, है कि नहीं। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की स्थिति देखिए, क्लोरीन के पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 है ना। तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाहरी कोश के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके इसका 8 पूरा कर लेता है, अपना 2 कर लेता है ना। तो किसी भी परमाणु के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही दूसरे परमाणु के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं, संयोग करते हैं। इसलिए बाहरी कोश को संयोजी कोश और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी को, है ना, संयोजी कोश को ही संयोजी बैंड कहते हैं। क्लियर हुआ, संयोजी कोश को क्या कहते हैं, संयोजी बैंड कहते हैं। समझ में आया। या कह लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में उपस्थित होते हैं, जिस ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं, उसे संयोजी बैंड कहते हैं। क्लियर है, इतना लिख दीजिए शार्ट, क्या कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सरल तरीके से बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे सारी चीज़ें। संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए एकदम सरल शब्द में, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं, जिस ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं उसे संयोजी बैंड कहते हैं। क्लियर,
चलिए अब चालन बैंड की बात आती है कि जब देखिए संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जिसे आद्य अवस्था कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। तो जब संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अस्थायी होते हैं, आद्य अवस्था में होते हैं। तो जब बाह्य स्रोत से इनको ऊर्जा मिलती है, जब बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, है ना। कहाँ जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और उच्च ऊर्जा स्तर में जहाँ जाते हैं उसी को हम कहते हैं चालन बैंड। ठीक, चलिए तो चालन बैंड में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, यानी चालन बैंड में जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर वही चालन बैंड है, उच्च ऊर्जा स्तर ही चालन बैंड है। तो हम यहाँ कहेंगे कि यह सामान्यतः खाली होता है। ये सामान्यतः क्या होता है? खाली होता है। यह सामान्यतः खाली होता है। ये सामान्यतः खाली होता है। और जब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, मतलब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कौन से? जो चालन बैंड में होते हैं। तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आते हैं, यानी उच्च ऊर्जा स्तर में आते हैं, तो वही उच्च ऊर्जा स्तर क्या है? आपका चालन बैंड है। क्लियर है? तो चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिए कि चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए, चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर हुआ? चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए एकदम स्टेप वाइज एक एक चीज़ें क्रम से समझते जाइए, पूरी कहानी आपको एकदम क्लियर हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, पहले तो संयोजी बैंड में जो है संयोजी बैंड ये क्यों है? क्योंकि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही दूसरे परमाणु के बाहरी कोश से संयोग करते हैं, इसलिए संयोजी कोश कहेंगे। और संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं वो संयोजी बैंड होता है। और चालन बैंड ये सामान्यतः खाली नहीं होता है, और चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंचता है? संयोजी बैंड से जब उसको ऊर्जा मिलती है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वही उच्च ऊर्जा स्तर आपकी चालन बैंड हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए अब निषिद्ध बैंड ये क्या होता है? निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के बीच का जो होता है, या कह लीजिए निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में निषिद्ध बैंड को प्राप्त करके निषिद्ध बैंड को पार करके जाता है। या कह लीजिए संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाने के लिए निषिद्ध बैंड को पार करके जाता है। बात समझ में आई? संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में निषिद्ध बैंड होता है, इसी को पार करके इलेक्ट्रॉन जाता है। और निषिद्ध बैंड में इलेक्ट्रॉन होबे नहीं करता, बिल्कुल नहीं होता, इसको पार करके इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं दो ऊर्जा स्तरों का अंतर, दो ऊर्जा स्तरों का अंतर जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या कह लीजिए चलिए ऐसे लीजिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है? चालन बैंड से संयोजी बैंड या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में निषिद्ध बैंड को पार करके जाता है। या कह लीजिए संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में निषिद्ध बैंड को पार करके जाते हैं। क्लियर है? लिख लेंगे क्या? आप लिख सकते हैं निम्न ऊर्जा स्तर। चलिए समझाने के लिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं निम्न ऊर्जा स्तर मतलब संयोजी बैंड। ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर यानी संयोजी बैंड को पार करके इलेक्ट्रॉन से निम्न ऊर्जा स्तर यानी संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निषिद्ध बैंड को पार करके कहाँ जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में। ठीक है, निषिद्ध बैंड को पार करके उच्च ऊर्जा स्तर यानी चालन बैंड में जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर यानी चालन बैंड में जाता है। क्लियर हुआ ये?
निषिद्ध बैंड की कहानी समझ में आई। दो ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और निम्न ऊर्जा स्तर यानी संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निषिद्ध बैंड को पार करके उच्च ऊर्जा स्तर यानी चालन बैंड में पहुंचता है। ये निषिद्ध बैंड होता है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे इनके आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब जैसे चालक, अचालक, अर्धचालक, इन चीज़ों के बारे में अब समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अर्धचालक क्या है ये पूछा जा रहा है, तो पहले तीनों चीज़ों को आप लोग क्रम से समझेंगे हम ना, तो जल्दी से समझ में आएगा आसानी से। चलिए पहले देख लेते हैं अचालक। क्या देखेंगे? अचालक। अब ये जो अचालक होता है ना, अचालक में ये लीजिए संयोजी बैंड बना दे रहे हैं। ठीक, ये संयोजी बैंड हो गया और ये हो गया चालन बैंड। ठीक, ये लीजिए, लिख भी दें, बड़े आसानी से सारी चीज़ें याद होंगी भैया, क्रम से देखते जाइए बस। ये क्या है? संयोजी बैंड है, किसका? अचालक पदार्थ का। और ये क्या है? चालन बैंड है। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निषिद्ध बैंड को पार करके चालन बैंड में जाता है, तो ये बीच वाला हो जाएगा क्या? निषिद्ध बैंड। क्या हो गया? निषिद्ध बैंड। ठीक, निषिद्ध बैंड। अब चालन, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल जो होता है ना, इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है ये लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना? लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता, या कह लीजिए संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल अधिक होता है ना। अचालकों में क्या होता है कि संयोजी बैंड, पहले पूरा समझ लीजिए, अचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, जो कि लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। और चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ना मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। चालन बैंड में अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, है ना। धारा का प्रवाह नहीं होगा तो इसको अचालक कहेंगे। क्लियर है? लिख दें, चलिए लिख दे रहे हैं कि संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल, लिखना क्या यार, स्पष्ट तो है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, जो कि लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में, आसानी से क्या, नहीं पहुंच पाता। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होता। चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, नहीं पहुंच पाता। अब चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, ये अचालक होते हैं। ये पदार्थ क्या होते हैं? अचालक होते हैं। जिनमें ऐसी स्थिति होती है वे अचालक होते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं चालक। क्या देखेंगे? चालक यानी कंडक्टर। तो चालकों में क्या होता है? ये चालकों में क्या होता है? चालक जो होते हैं ना, उसमें ये देखिए, ये संयोजी बैंड बन गया और ये चालन बैंड। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। ये हो गया संयोजी बैंड और ये चालन बैंड। तो यहाँ हम कहेंगे संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का अंतर लगभग 0 होता है ना। चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल 0 होता है। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं ना। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालक कहलाते हैं। क्लियर? फिर से लिखे,
बोले आप जो है बैक करके फिर से सुन करके याद करके फिर आप आसानी से लिख सकते हैं ना। एक बार और हम बोल दे रहे हैं क्या, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, इसलिए संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं, और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन के पहुंचने के कारण इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्लियर। चलिए चालक हो गया, अब देखते हैं अर्धचालक। ये आगे अर्धचालक। अर्धचालकों में क्या होता है, यहाँ पर संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का अंतराल जो होता है अर्धचालक, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल जो होता है, यहाँ पे लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, ये बन गया आपका संयोजी बैंड और ये चालन बैंड। ठीक, संयोजी बैंड और चालन बैंड, और यहाँ पर ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। परम शून्य ताप पर, किस पर? परम शून्य ताप पर ये ठोस, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, परम शून्य ताप पर ये ठोस जो होते हैं, हाँ, परम शून्य ताप पर जो है संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता है। समझ रहे हैं? परम शून्य ताप पर ये जो है कुचालक होते हैं। ऐसे करिए, कुचालक होते हैं मतलब इसमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता है, कुचालक होते हैं। क्लियर। लगभग देखिए क्या कहेंगे, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो है, या कहिए परम शून्य ताप पर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते हैं, और ये अचालक की भांति व्यवहार करता है या कुचालक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन अधिक ताप पर, क्या? अधिक ताप पर, अधिक ताप पर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, निषिद्ध बैंड को पार करके चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण ये सुचालक हो जाते हैं, या कह लीजिए चालक हो जाते हैं। समझ में आया? अचालक, अचालक, चालक और अर्धचालक। क्लियर है। अब इसके बाद हमको देखना है, अब देखेंगे अर्धचालक के प्रकार। ठीक है, अब देख लेते हैं अर्धचालक के प्रकार। ये लीजिए, अर्धचालक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। एक होता है निज अर्धचालक, चलिए यही लिख दे रहे हैं, एक होता है निज अर्धचालक, निज अर्धचालक। ठीक, या इसी को कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, निज अर्धचालक को क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक, या इंग्लिश में कहेंगे प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक, और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। क्या होता है? बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, या इसी को और क्या कहते हैं? अशुद्ध अर्धचालक। क्या? अशुद्ध अर्धचालक। ठीक, बाह्य अर्धचालक या फिर इसी को कहेंगे अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, एक्सोथेरिक सेमीकंडक्टर। चलिए, बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक, इसी के बारे में आगे हमको पढ़ना है। निज अर्धचालक क्या होते हैं?
वे अर्धचालक जिनमें बाह्य अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिलाया जाता। वे अर्धचालक क्या लिखेंगे? वे अर्धचालक जिनमें बाह्य अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिलाया जाता, वे क्या कहलाते हैं? निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। अब बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक में क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वे अर्धचालक, चलिए यहीं से पेस्ट कर दे रहे हैं। ओहो, वे अर्धचालक जिनमें बाह्य अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है वे क्या कहलाते हैं? बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। वे अर्धचालक जिनमें बाह्य अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है क्या कहलाते हैं? बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, बाह्य अपद्रव्य पदार्थ कैसे? बाह्य अपद्रव्य पदार्थ के रूप में कौन से बाह्य अपद्रव्य पदार्थ होंगे? 3 संयोजी या 5 संयोजी, यहाँ ऐड कर लीजिए 3 संयोजी या अथवा कह लीजिए 5 संयोजी, 5 संयोजी बाह्य अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। बाह्य अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। ठीक, अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये भी होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, कौन से 2 प्रकार? एक एन टाइप अर्धचालक और दूसरा पी टाइप अर्धचालक। एक ये इधर ले लीजिए, एक एन टाइप अर्धचालक और दूसरा पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक और दूसरा पी टाइप अर्धचालक। ये क्या हो गया? पी टाइप अर्धचालक। ठीक, अब ये समझिए एन टाइप अर्धचालक कैसे बनेगा? एन टाइप अर्धचालक कैसे बनेगा? जब समझिए, जब किसी अर्धचालक में 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। जब किसी अर्धचालक में क्या? 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है जब अर्धचालक में, या कह लीजिए वे अर्धचालक जिसमें 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन अर्धचालक के 4 इलेक्ट्रॉन से, अर्धचालक के 4 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं और अपद्रव्य पदार्थ का 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, 1 इलेक्ट्रॉन ये आवेश वाहक का कार्य करता है। आवेश वाहक का कार्य करता है। ठीक,
क्लियर हुआ क्या? वे अर्धचालक जिनमें 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें 4 इलेक्ट्रॉन किसके? संयोजी बैंड के क्या बोलते हैं वो? अर्धचालक के। अर्धचालक या दोनों कर लीजिए। अर्धचालक के 4 इलेक्ट्रॉन अपद्रव्य के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ससंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं और अपद्रव्य पदार्थ का 1 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन ना संयोजी बंध क्या है? 5 संयोजी है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो ससंयोजी बंध द्वारा जुड़ गए। अपद्रव्य पदार्थ का 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता जो आवेश वाहक का कार्य करता है। अब इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं ऋण आवेशित होता है, कार्य करता है जो क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। ऋण आवेशित यानी निगेटिव होता है, ऋण आवेशित होता है। ये क्या कहलाता है? एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। क्लियर हुआ? और एक बात समझिए, इनमें ये इलेक्ट्रॉन रिक्त रह गया ना, तो ये दाता परमाणु होता है भाई। ये क्या होता है? दाता परमाणु होता है। क्लियर? अब इसी तरीके से पी टाइप वाला देखेंगे। पी टाइप में क्या होता है? इसमें जो है 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाते हैं तो क्या होता है? 3 संयोजी बंध बन जाते हैं। क्या? 3 सह संयोजी बंध बनते हैं। कैसे बनता है? चलिए यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर दें। ये कहानी एक बार फिर से समझिए। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, प्योर अर्धचालक। जिसमें कोई बाह्य अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिलाया जाता, निज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक होते हैं। और बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? वे अर्धचालक जिनमें 3 संयोजी या 5 संयोजी बाह्य अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है, वे क्या होते हैं? वे बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। निज अर्धचालक की परिभाषा भी लिखे थे, कहाँ गायब हो गया? चलिए याद तो रहेगा ना। निज अर्धचालक वे अर्धचालक जिनमें बाह्य अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। वे अर्धचालक जिनमें 3 संयोजी या 5 संयोजी बाह्य अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं 2 प्रकार के, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप में 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाएंगे तो अर्धचालक के 4 इलेक्ट्रॉन और अपद्रव्य के 4 इलेक्ट्रॉन ससंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं और अपद्रव्य का 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो आवेश वाहक का कार्य करता है। ये ऋण आवेशित होता है, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ये दाता परमाणु की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए इसको चित्र के माध्यम से ससंयोजी बंध को दिखा करके जो है आप इसको स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। कैसे? पहले तो हम बना दे रहे हैं क्या? 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ है, बना लो। ये 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ, इसमें कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब चारों ओर से क्या होगा? 4 संयोजी ये जो है आपका अर्धचालक, ये आके इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक, यहाँ पे क्या दिखाएंगे? अर्धचालक। चलिए अर्धचालक को थोड़ा सा ग्रीन लाइन से दिखा दे रहे हैं। ये लीजिए, ये क्या है? अर्धचालक। अब इस अर्धचालक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ससंयोजी बंधु, 4 संयोजी ये होता है। अब ये पांचों बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए, देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब इसी तरीके से देखिए ये जो अर्धचालक है इसमें भी ये जो है 5 संयोजी से कहीं न कहीं जुड़ करके ये ससंयोजी बंध बना लेता है ऐसे। अब इतनी ज़्यादा जटिल संरचना पूरा थोड़ी ना बनाया जा सकता, इतना बना दीजिए पर्याप्त है। ठीक, ये हो गया आपका। अब देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेष बच गया। यहाँ पे क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच गया और यही इलेक्ट्रॉन जो है, यही इलेक्ट्रॉन इसमें आवेश वाहक का कार्य करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवेश वाहक का कार्य करता है। ठीक, ये ऋण आवेशित होता। क्लियर हुआ? अब देखा जाए पी टाइप अर्धचालक। चलिए
इसको जो है चलिए इसी में हम समझा दे रहे हैं ऐसे ही चित्र से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा देख रहे हैं, ये जो 5 संयोजी था यहीं क्या आएगा, यहाँ पे 4 संयोजी होगा। क्या होगा, 4 संयोजी होगा। चलिए तो 4 संयोजी यहाँ पे जोड़िए, कितना, 3 संयोजी ना, 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ लगाएंगे तो क्या होगा कि 3 जगह तो ये इलेक्ट्रॉन होगा, एक जगह रिक्त स्थान रह जाएगा। क्या रह जाएगा, एक जगह रिक्त स्थान रह जाएगा, ठीक, एक जगह रिक्त स्थान रह जाता है। इसी रिक्त स्थान को जो है ना क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। इसको बोलते हैं कोटर। अब कोटर रिक्त स्थान मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धन आवेश। ये जो है कोटर, इसमें आवेश वाहक का कार्य करता है। इसमें कौन, कोटर, ये नीचे लिख दे रहे हैं, इसमें ये क्या है, कोटर। कोटर जो कि धन आवेशित होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होता है। कोटर जो है यहाँ पे आवेश वाहक का कार्य करता है। कोटर आवेश वाहक का कार्य करता है। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे इस तरीके से इसमें भी परिभाषित कर लेते हैं। क्या, जैसे यहाँ पे लिखे थे 4 संयोजी मध्यमा है, तीन अपद्रव्य पदार्थ, 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। यहाँ क्या है, 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाते हैं तो 3 सहसंयोजी बंध बनता है। 3 सहसंयोजी बंध बनता है किसके बीच, अर्धचालक और अपद्रव्य पदार्थ के बीच 3 सहसंयोजी बंध बनता है। और अपद्रव्य पदार्थ में, अपद्रव्य पदार्थ में क्या, एक रिक्त स्थान रह जाता है, एक रिक्त स्थान होता है जिसे कोटर कहते हैं, जिसे कोटर कहते हैं। यह धनावेशित होता है। ये क्या होता है, यह धनावेशित होता है, यह धनावेशित होता है, यह धनावेशित होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्लियर हुआ। एन टाइप, पी टाइप, ठीक है। चलिए फिर से थोड़ा सा बता दें, जल्दी आगे बढ़ें। फिर से क्या बताना है ना, ये आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं। आगे चलिए, नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, फिर से देखेंगे, ठीक है। असफलता की स्थिति में भी अपने सपनों को ना छोड़ें। आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई लक्ष्य बनाए हैं, है ना, आप जो करना चाह रहे हैं उसमें आपको असफलता मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कार्य को छोड़ करके दूसरा कार्य करने लगे। असफलता की स्थिति में अपने सपनों को ना छोड़े। सपने हकीकत में बदल जाएंगे भाई, सपने हकीकत में परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं अब हम पीएन संधि डायोड। ओहो, पीएन संधि डायोड के बारे में नहीं बताए। इसका अग्र अभिन्नत क्रम देखना है, पश्चात अभिन्नत क्रम देखना है, तो उससे पहले पीएन संधि डायोड क्या होता है ये हमको समझना है। जल्दी जल्दी समझिए। पीएन संधि डायोड में क्या समझेंगे, एक पी टाइप अर्धचालक है और दूसरा एन टाइप अर्धचालक है। क्या, एक पी टाइप अर्धचालक है और एक एन टाइप अर्धचालक, ठीक। ये लीजिए, ये हो गया पी टाइप, पी टाइप अर्धचालक, और ये हो गया एन टाइप अर्धचालक। क्लियर। तो पी टाइप अर्धचालक में क्या होते हैं, कोटर, और एन टाइप अर्धचालक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, प्रोटॉन होता है धन आवेशित। तो पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप, देखिए यही लिखना है आपको, एक बार बता रहे हैं, सुनते जाइए। क्या कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो पी टाइप के अर्धचालक में होते हैं कोटर, एन टाइप के अर्धचालक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। पी टाइप के कोटर देख रहे हैं, ये ऋण आवेशित है, ये धन आवेशित, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ये ऋण आवेशित है और ये धन आवेशित। क्लियर। तो पी टाइप के कोटर जो होते हैं वो एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं, ठीक, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन ये पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं तो पी क्षेत्र पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। पी क्षेत्र पर क्या होता है, ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। यहाँ पे ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। और एन टाइप की ओर कौन आ रहा है, धन आवेश, यानी कोटर आ रहे हैं, तो यहाँ पर धन आवेश की अधिकता हो जाती है, जिससे बीच में क्या होती है, एक परत बन जाती है, जिससे बीच में क्या होती है, एक परत बन जाती है, जिसको अवक्षय परत कहते हैं। बीच में क्या होती है, एक परत बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। क्लियर हुआ। जब पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक को मिलाते हैं तो पी टाइप के अर्धचालक के कोटर एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं या एन टाइप के अर्धचालक की ओर गति करते हैं, और एन टाइप के अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जिससे पी क्षेत्र की ओर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है और एन क्षेत्र की ओर धन आवेश की अधिकता हो जाती है। ठीक है, पी क्षेत्र की ओर ऋण आवेश की अधिकता और एन क्षेत्र की ओर धन आवेश की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण बीच में एक परत बन जाती है, जिसको अवक्षय परत कहते हैं। और अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁷ मीटर होती है। अवक्षय परत की मोटाई कितनी, 10⁻⁷ मीटर होती है। अब देखिए, पी क्षेत्र की ओर ऋण आवेश, एन क्षेत्र की ओर धन आवेश आ गया, तो यहाँ पर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव भी उत्पन्न होगा। ठीक, तो हम कहेंगे इस धन आवेश और ऋण आवेश के कारण, यहाँ लिखेंगे धन आवेश और ऋण आवेश के कारण क्या होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको EI से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। क्या होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, EI से। क्लियर है। अच्छा भैया, और इसमें जो विभव उत्पन्न होता है, देखिए धन आवेश ऋण आवेश के कारण क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को हम कहते हैं प्राचीर विभव। क्या कहते हैं, प्राचीर विभव। जो विभव उत्पन्न होता है इसमें धन आवेश और ऋण आवेश के कारण यहाँ पे आंतरिक, उसे प्राचीर विभव या अवरोधक विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरोधक विभव, प्राचीर विभव या अवरोधक विभव कहते हैं। क्लियर है। V से प्रदर्शित कर लीजिए। समझ में आया। पीएन संधि डायोड में कितना लिखना है एक बार फिर से सुनिए। पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक को जब जोड़ते हैं तो पी टाइप के अर्धचालक में कोटर होते हैं जो एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं, और गति करने के कारण पी क्षेत्र की ओर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है और एन क्षेत्र की ओर धन आवेश की अधिकता हो जाती है। धन आवेश और ऋण आवेश के कारण यहाँ पे एक परत बन जाती है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁷ मीटर होती है। यहाँ धन आवेश और ऋण आवेश के कारण आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी दिशा किधर होती है, हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो ऋण आवेश की ओर धन आवेश के विपरीत होती है। इसका मतलब एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर क्या होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर क्या होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आया। चलिए, अब एक बात और यहीं पे समझ लीजिए, क्या कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, देखिए अर्धचालकों से तो एन टाइप पी टाइप बना है। अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन को। किसको, Ge यानी जर्मेनियम और Si यानी सिलिकॉन।
जर्मेनियम और सिलिकॉन ये क्या है, अर्धचालक, जो कि होते हैं 4 संयोजी, अभी हमने देखा है ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो जर्मेनियम के अर्धचालक का पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक बना सकते हैं सिलिकॉन से, ठीक है। सिलिकॉन में जब 5 संयोजी मिलाएंगे, चलिए ध्यान से समझिए भाई, कमेंट में भी आप लोग कीजिएगा, जरूर कीजिएगा जिन लोगों को ये समझ में आया है कि जर्मेनियम से जब 5 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और जर्मेनियम से जब 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाएंगे तब क्या बनेगा। उसी तरीके से सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, कुछ गलत बोल दी क्या, सिलिकॉन से जब 5 संयोजी मिलाएंगे तब क्या बनेगा, सिलिकॉन से जब 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिलाएंगे तब क्या होगा। इसी तरीके से जर्मेनियम से भी जब 5 संयोजी मिलाएंगे और जर्मेनियम से जब 3 संयोजी मिलाएंगे तो क्या होगा, 5 संयोजी मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक, 3 संयोजी मिलाने पर पी टाइप अर्धचालक, 5 संयोजी मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक, 3 संयोजी मिलाने पर पी टाइप अर्धचालक बन रहा है। इसका मतलब जर्मेनियम से भी पी टाइप एन टाइप अर्धचालक बनाया जा सकता है और सिलिकॉन से भी पी टाइप एन टाइप अर्धचालक बनाया जा सकता है। बात समझ में आई। तो यदि जर्मेनियम का पीएन संधि डायोड लिया गया है, जर्मेनियम का पीएन संधि डायोड लिया गया है, तो इसके लिए ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो होता है 0.3 होता है, ठीक है, और मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम कर दे रहे हैं, ठीक, इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यदि यहीं सिलिकॉन के लिए लिया जाए, क्या सिलिकॉन के लिए लिया जाए, न्यूटन प्रति कूलाम, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। और सिलिकॉन के लिए जो है ये होता है 0.7 न्यूटन प्रति कूलाम। बात समझ में आई। सिलिकॉन का पीएन संधि डायोड बनाएंगे तो यहाँ जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो 0.7 न्यूटन प्रति कूलाम होगा, और यदि जर्मेनियम का बनाएंगे तो 0.3 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो इन दोनों के लिए आप विभव भी निकाल सकते हैं, है ना। क्या, देखिए जैसे कहा जाए जर्मेनियम के लिए क्या लिखें, जर्मेनियम Ge, है ना, जर्मेनियम के अर्धचालकों के पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव, ठीक है, जर्मेनियम के अर्धचालकों के पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव। तो V बराबर क्या होता है, E/D। तो जर्मेनियम के लिए E का मान 0.3 और D मतलब बीच की दूरी कितनी है, 10⁻⁻7, ये 10⁻⁻7। अब इसको ऊपर कर लीजिए, 3 × 10⁻⁻7 की जगह ये +7 हो जाएगा, ठीक है, इतना लिख दे रहे हैं 0.3 10⁻7 वोल्ट, ठीक है। या 10 से इसमें जो है आप 10 से क्या कर सकते, 1/10 का गुणा कर लीजिए तो 3 × 10⁻6 वोल्ट होगा। क्लियर। इसी तरीके से हम सिलिकॉन के लिए भी निकाल सकते हैं, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए भी निकाल सकते हैं। ये लीजिए, क्या, सिलिकॉन के अर्धचालक के पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव कितना हो जाएगा, E का मान होता है सिलिकॉन के लिए 0.7 और बटे 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7 और गुणे 10⁻7 तो कितना बन जाएगा, 7 × 10⁻6, ठीक है। अरे यार 7 क्या 6 होता शायद, पीएन संधि डायोड के लिए 10⁻⁻6 होता शायद, 1 मिनट, विभव 5 आता है, हो गड़बड़ कर दी यार, 10⁻⁻6 होता है ना, ये कर लीजिए, 10⁻⁻6 होता है। तो जब 10⁻⁻6 होगा तो यहाँ बन जाएगा कितना, ये 5 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये 6 है, ये बनेगा कितना, 5, है ना, ये होता है 5, 7 × 10⁻5 वोल्ट, ठीक। और 6 परत की मोटाई कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर होती है। चलिए क्लियर हुआ इतना पूरा, फिर से बताना है, समझ में आ गया।
पी एन संधि डायोड आपको समझ में आया। पी एन संधि डायोड के बारे में भी पूछा जाता है, अग्र अभिनित क्रम नहीं, पी एन संधि डायोड। पी एन संधि डायोड क्या होता है? एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप के अर्धचालक को जोड़ करके बनाया जाता है। पी टाइप के अर्धचालक में कोटर होते हैं, एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप के कोटर एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं, और इसके कारण पी क्षेत्र में ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है, एन क्षेत्र की ओर धन आवेश की अधिकता हो जाती है। और धन आवेश और ऋण आवेश की अधिकता के कारण एक परत बन जाती है जिसको अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, ठीक। और इस धन आवेश और ऋण आवेश के कारण पी एन संधि डायोड के बीच में आंतरिक वैद्युत क्षेत्र एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर उत्पन्न होता है। यदि ये अर्धचालक जर्मेनियम का, अच्छा, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और प्राचीर विभव, और जो विभव उत्पन्न होता है उसको प्राचीर विभव या अवरोधक विभव कहते हैं, है ना। यहाँ ऋण आवेश और धन आवेश की अधिकता के कारण यहाँ पी एन संधि डायोड में जो विभव उत्पन्न होता है इसको प्राचीर विभव या अवरोधक विभव कहते हैं। और जर्मेनियम के लिए आप लिखेंगे, जर्मेनियम के लिए आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो है, जर्मेनियम के लिए आंतरिक वैद्युत क्षेत्र 0.3 न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और सिलिकॉन के लिए 0.7 न्यूटन प्रति कूलाम होता है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। फिर निकालेंगे जर्मेनियम के अर्धचालकों के पी एन संधि डायोड का प्राचीर विभव V = E/d। ई का मान रख दीजिए 0.3 और डी का मान 10⁻⁻⁶ रखेंगे। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 × 10⁵ वोल्ट आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से फिर सिलिकॉन के लिए भी निकाल लेंगे, इसी प्रकार सिलिकॉन के लिए भी निकाल लिया जाएगा, ठीक। तो सिलिकॉन के लिए जो है कितना, ई का मान 0.7 होता है, 10⁻⁶, 7 × 10⁵5 आ जाएगा प्राचीर विभव, ठीक। क्लियर है? ये हो गया आपका पी एन संधि डायोड। अब हमको देखना पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनित क्रम। क्या, फिर से इसको खोल ले रहे हैं। जहाँ पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनित क्रम हमको बताना था वही हमने बता दिया पी एन संधि डायोड के बारे में। अब हमको पढ़ना है पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनित क्रम। पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनित क्रम कैसे करेंगे फटाफट समझिए, बड़ा आसान है। अभी तक जितना पढ़ा उतना क्लियर हो गया ना, ऐसे ही पूरा चैप्टर सीधा आपके दिमाग में होगा। इसको एक बार नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए, फटाफट सब चीज़ याद हो जाएगा। चलिए, पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनित क्रम, इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो पी टाइप पी एन संधि डायोड पहले बना लीजिए। अभी हमने समझा ना पी एन संधि डायोड क्या होता है, ये लीजिए पी एन संधि डायोड हो गया। एक आ गया इधर आपका ये पी टाइप अर्धचालक, ये बन गया क्या, पी टाइप अर्धचालक। यार अच्छा नहीं लग रहा है, ये लीजिए, हाँ, एक लिख दे रहे हैं ये पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक और ये एन टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक में है कोटर और एन टाइप में है इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब पी एन संधि डायोड को अग्र अभिनित क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से, और एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ये धन सिरे से, ये ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। तो होता क्या है, पी टाइप के अर्धचालक के जो कोटर होते हैं वो धन क्षेत्र से प्रतिकर्षित करके संधि की ओर गति करते हैं। ये क्या है, संधि की ओर, समझ रहे हैं। कोटर जो है वो किधर गति कर रहे हैं, संधि की ओर। ये लीजिए, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लिखते चल रहे हैं। क्या, शुरू से सुनिए। पी एन संधि डायोड को अग्र अभिनित क्रम में जोड़ने के लिए पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। और ऐसा जोड़ देने पर होता क्या है, जोड़ने पर पी टाइप के कोटर, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, पी टाइप के कोटर किधर गति करेंगे, पी टाइप के कोटर संधि की ओर गति करते हैं। कहाँ गति करते हैं, संधि की ओर गति करते हैं। और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अब देखिए ऋण आवेश से जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा है, ऋण आवेश से, और ये ऑलरेडी ऋण आवेश, तो ये प्रतिकर्षित होगा। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन भी किधर जाएंगे, ये भी संधि की ओर गति करेंगे, जिससे यहाँ जो अवक्षय परत बनी थी ना, इस अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। अवक्षय परत की
चौड़ाई क्या होती है, कम हो जाती है। और यहाँ जो आंतरिक ये प्रतिरोध जो उत्पन्न होता है, प्रतिरोध भी जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। और इनमें जो है देखिए पी क्षेत्र से देखिए और प्रतिरोध कम हो जाता है, धन क्षेत्र की ओर है ना, बैटरी के धन क्षेत्र की ओर क्या होता है, सहसंयोजी बंध टूटता है। धन क्षेत्र की ओर सहसंयोजी बंध के टूटने से, सहसंयोजी बंध के टूटने से कोटर और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। सहसंयोजी बंध के टूटने से क्या होता है, कोटर और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। कोटर धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो कोटर जो है धन क्षेत्र से प्रतिकर्षित होकर के पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं और इन्हीं कोटरों के कारण इनमें धारा बहने लगती है ऐसे। और यन क्षेत्र, ये ऋण क्षेत्र की ओर से कौन, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करते हैं और इस तरीके से ये कोटर गति करेगा, ये कोटर। ठीक, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। क्लियर हुआ। चलिए, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो भी है EI से ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र जब अधिक होगा तभी ऐसा होता है। फिर से सुनिए पूरी कहानी। PN संधि डायोड को अग्रवनित क्रम में जोड़ने के लिए P टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, N टाइप के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, है ना। तो ऐसा करने पर जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बैटरी के कारण जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण P क्षेत्र के कोटर संधि की ओर, N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी संधि की ओर गति करते हैं और अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, प्रतिरोध भी कम हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध कम हो जाता है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे धन क्षेत्र की ओर, बैटरी के धन क्षेत्र की ओर, धन सिरे की ओर क्या होता है, सहसंयोजी बंध टूटता है। बैटरी के धन सिरे की ओर सहसंयोजी बंध टूटता है और यहाँ पर कोटर और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। कोटर धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। कोटर धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो ये धन आवेश और ऋण आवेश होता है और ये कोटर धन क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋण क्षेत्र की ओर से गति करते हैं। ठीक, यहाँ ऋण से प्रतिकर्षित होगा ना, इधर गति करेगा, धन क्षेत्र की ओर से ये कोटर गति करते हैं और इसके कारण, कोटरों की गति के कारण यानी विद्युत धारा का प्रवाह इसमें इस प्रकार, कोटर इधर गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो परिपथ पूरा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर रहे हैं, इसमें धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में P से N की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। बात ये है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, बात इतनी ही है। विद्युत धारा का प्रवाह इसमें होता है बस। ठीक, और क्या होता है, अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है, प्रतिरोध कम होता है ना, बस। अब देखिए इसमें जो है वोल्टता और विभव के लिए ग्राफ भी आता है। तो वोल्टता और विभव के लिए यदि ग्राफ खींचें, ये लीजिए, चलिए, तो अब देखिए अग्र अभिन्नत क्रम में जो धारा प्राप्त होती है, इसको अग्र धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र धारा कहते हैं। और अग्र धारा का मान मिली एम्पियर में होता है। किस में होता है, मिली एम्पियर में। किस में होता है, मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हम देखिए अग्र धारा दिखाएंगे, ग्राफ में क्या दिखाएंगे, अग्र धारा, और इसमें दिखाएंगे वोल्टता। क्या दिखाएंगे, वोल्टता। और यहाँ पर ये 0 और 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे ये जो धारा है ये मिली एम्पियर में, यानी 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3, 4, 5, 6 मिली एम्पियर ऐसे है। तो इसमें जब ग्राफ खींचेंगे ना तो ये ग्राफ कुछ इस तरह प्राप्त होगा। देखिए विभव का मान बढ़ा रहे हैं लेकिन धारा का मान नहीं बढ़ रहा है। विभव का मान बढ़ा रहे हैं लेकिन धारा का मान बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब 3 वोल्ट पर पहुंचा ना तो यहीं पे धारा का मान, जब देखिए 3 वोल्टता 0.3 वोल्टता से अधिक होने पर क्या होता है, धारा का मान तेजी से बढ़ता है। ये ठीक इस तरीके से ग्राफ अग्र धारा के लिए ग्राफ प्राप्त होता है। समझ में आया।
चलिए अब आगे देखते हैं पी एन संधि डायोड का पश्च अभिनित क्रम। पी एन संधि डायोड का पश्च अभिनित क्रम, इसमें भी जो है ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे। पी एन संधि डायोड को पश्च अभिनित क्रम में प्रयुक्त करने के लिए क्या करते हैं, एक पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक को जोड़ देते हैं। ये लीजिए, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालकों को जोड़ देते हैं। फिर जो है कैसे जोड़ते हैं, पी एन संधि डायोड को पश्च अभिनित क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पी टाइप अर्धचालक को, ये आपका पी टाइप है और ये लीजिए एन टाइप है, तो पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से और एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। चलिए यहीं से शुरुआत करिए, ज़्यादा कहानी मत बनाइए, यहीं से लिखेंगे क्या, पी एन संधि डायोड को पश्च अभिनित क्रम में प्रयुक्त करने के लिए क्या करते हैं, पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से और एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। तब क्या होता है, पी टाइप के कोटर, अब ये कोटर जो होते हैं ये होते हैं क्या, कोटर जो हैं ये हैं धन आवेशित, कोटर जो हैं ये धन आवेशित, और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये होते हैं ऋण आवेशित। तो कोटर जो है देख रहे हैं ये धन आवेश है, तो एन क्षेत्र की ओर करके आयन संधि से दूर हटेगा, किधर जाएगा, ऋण से ऋण की ओर जाएगा, यानी संधि से दूर हटता है। और ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं धन की ओर आकर्षित तो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर धन सिरे पर आकर के यहाँ समाप्त हो जाएगा। धन सिरा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी दूरी हो गई इलेक्ट्रॉन आने से। और यहाँ ऋण क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रॉन की रिक्ता है, रिक्त स्थान आता है उसी को पूरा कर लेता है। ये कोटर यहाँ समाप्त हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाते हैं, धारा का प्रवाह इसमें नहीं होता। बात इतनी है, ठीक। चलिए फिर से सुनिए ध्यान से, पी एन संधि डायोड को पश्च अभिनित क्रम में प्रयुक्त करने के लिए पी एन संधि डायोड को पश्च अभिनित क्रम में प्रयुक्त करने के लिए क्या करते हैं, पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से और एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। तो पी टाइप के कोटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, संधि से दूर हटते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, पी टाइप के कोटर किधर जा रहे हैं, संधि से दूर हटते हैं, ठीक। देखिए संधि से दूर हटते हैं। और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन ये किधर जा रहे हैं, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन ये भी प्रतिकर्षित होकर के दूर हट रहे हैं, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी दूर हटते हैं। जिससे क्या होता है, अवक्षय परत की मोटाई जो है या कह लीजिए चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक है। और एक बात कहिए कि कोटर ऋण क्षेत्र की ओर आकर के मतलब बैटरी के ऋण सिरे पर आकर के समाप्त हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन धन सिरे पर आकर के समाप्त हो जाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह इसमें नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो विभव को बढ़ाने पर क्या होता है, सहसंयोजी बंध टूटता है, विभव को बढ़ाने पर सहसंयोजी बंध टूटता है और धारा का प्रवाह होने लगता है, सहसंयोजी बंध टूटता है और धारा का प्रवाह होने लगता है। तो जिस विभव पर धारा का प्रवाह होता है ना उसको कहते हैं भंजक वोल्टता या भंजक एवेलांस कहते हैं, भंजक एवेलांस या भंजक वोल्टता। क्लियर हुआ, भंजक वोल्टता कहाँ होता है, पी एन संधि डायोड के पश्च अभिनित क्रम में जोड़ने पर होता है। तो जब बाह्य वोल्टता को बढ़ाते हैं ना तो क्या होता है, एक निश्चित वोल्टता पर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, जिस वोल्टता पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको भंजक वोल्टता कहते हैं। क्लियर। चलिए अब इसके लिए ग्राफ भी खींच लेते हैं, ये लीजिए ग्राफ बना ले। ओहो, तो ये पश्च धारा, इसमें जो धारा प्राप्त होती है वो क्या होती है, पश्च धारा होती है। तो पश्च धारा मतलब ऋणात्मक दिशा में धारा प्राप्त होगी, तो उसमें कुछ इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, ये मान लीजिए इधर वोल्टता दिखाएंगे, वोल्टता, और इधर ये धारा, ठीक। तो वोल्टता को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, वोल्टता को कितना भी बढ़ाएंगे धारा नहीं प्रवाहित होगी, एक निश्चित वोल्टता पर ये धारा तेज़ी से प्रवाहित होगी, एक निश्चित वोल्टता पर ये धारा
तेजी से प्रवाहित होने लगेगी। ठीक, जिस वोल्टता पर ये धारा तेजी से प्रवाहित होती है उसी वोल्टता को कहते हैं भंजक वोल्टता। क्या कहते हैं? यहाँ पे जो वोल्टता प्राप्त होगी ये होती भंजक वोल्टता। क्लियर हुआ? देखिए, एक ही बात को दो बार नहीं कहेंगे। जहाँ कम समझ में आया हो एक बार फिर से पूरी कहानी सुन लीजिए, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। समझ में आया? पीएन संधि डायोड का पश्चात क्रम हो गया। अब आगे देखते हैं पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंगदिष्टकारी रूप। तो पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए क्या करते हैं? एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं। क्या लेते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये लीजिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर की ये हो गई प्राथमिक कुंडली और ये हो जाएगी द्वितीयक कुंडली। तो ये प्राथमिक कुंडली का P1 सिरा, ये प्राथमिक कुंडली का P2 सिरा, द्वितीयक कुंडली का S1 सिरा, द्वितीयक कुंडली का S2 सिरा है। ये ध्यान से सुनिए। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ देते हैं। P1 P2 सिरे से, फिर से सुनिए, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के, चलिए यहाँ ये भी लिख दे रहे हैं, ये है प्राथमिक कुंडली और ये इधर हो जाएगी द्वितीयक कुंडली। ये क्या हो गई? द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरे से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ देते हैं। प्राथमिक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से क्या जोड़ते हैं? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ देते हैं, जो निवेशी वोल्टता का कार्य करता है। जो किसका कार्य करता है? निवेशी, मतलब जिसको लगाया गया है, निवेशी वोल्टता का कार्य करता है। क्लियर? अब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है तो धारा का मान परिवर्तित होता रहता है। तो जब कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो समीप में रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली में भी धारा बहने लगती है। ठीक, ये होता है। ये क्रियाविधि और जोड़ने का तरीका पूरा एक साथ चल रहा है। हाँ, अब आगे क्या होता है ध्यान से समझिए। पीएन संधि, शुरू से फिर से, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ देते हैं, जो निवेशी वोल्टता का कार्य करता है। और द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे से, द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे से क्या करते हैं? पीएन संधि डायोड। ये देखिए, यदि पीएन संधि डायोड का प्रतीक आए ना तो आप केवल इतना बनाएंगे। पीएन संधि डायोड का प्रतीक में केवल इतना आपको बनाना है। तो S1 सिरे से पीएन संधि डायोड D1 को जोड़ देते हैं और S2 सिरे से, S2 सिरे और पीएन संधि डायोड के N टाइप के अर्धचालक को जोड़ते हुए, पीएन संधि डायोड के N टाइप के अर्धचालक को एक लोड प्रतिरोध से जोड़ते हुए क्या करते हैं? एक लोड प्रतिरोध से जोड़ते हुए S2 सिरे से जोड़ देते हैं। फिर से सुनिए, पीएन संधि डायोड के N टाइप अर्धचालक से एक लोड प्रतिरोध को जोड़ते हुए S2 सिरे से जोड़ देते हैं। या यहाँ से कहना चाहें कि द्वितीय कुंडली के S2 सिरे से एक लोड प्रतिरोध को जोड़ते हुए पीएन संधि डायोड से N टाइप के अर्धचालक से जोड़ देते हैं। D1 D2 इसमें मत कहिए, तभी ठीक है, नाम देने की ज़रूरत नहीं है, या देना ही है तो D कह लीजिए। पीएन संधि डायोड D से जोड़ देते हैं। कैसे जोड़े हैं समझ में आया? फिर बताना है, सुन लीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं एक बार और सुन लेंगे, याद हो जाएगा। शुरुआत में आपको लिखना, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से P1 P2 सिरे से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ते हैं, जो निवेशी वोल्टता का कार्य करता है। और द्वितीय कुंडली के S1 सिरे से एक पीएन संधि डायोड D जोड़ देते हैं और पीएन संधि डायोड D जोड़ देते हैं और S2 सिरे से एक लोड प्रतिरोध को लगाते हुए पीएन संधि डायोड के N टाइप के अर्धचालक से जोड़ देते हैं। हो गया। अब ये चित्र बनाएंगे। इतना करने के बाद फिर क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या आएगा ध्यान से सुनिए। क्रियाविधि में आपको क्या लिखना है कि जब पीएन संधि डायोड से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ते हैं
तो अन्योन्य प्रेरण द्वारा द्वितीयक कुंडली में धारा बहने लगती है, द्वितीयक कुंडली में धारा बहने लगती है। लिखना होगा कि आ जाएगा? चलिए लिख दे रहे हैं। क्या प्राथमिक कुंडली से लिखेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा यार, ऐसे सुन लो। प्राथमिक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ते हैं तो अन्योन्य प्रेरण द्वारा द्वितीयक कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगता है। तो जब यशवन सिरा, ध्यान दीजिए, जब यशवन सिरा, ये लीजिए, जब यशवन सिरा धनात्मक और यश2 सिरा ऋणात्मक होता है, देखिए ये धन और ये ऋण होता है। इसमें धन ऋण आपको चित्र में नहीं दिखाना है, तो ये समझने के लिए लिख रहे हैं, अभी मिटा देंगे। तो जब यश1 धनात्मक यश2 ऋणात्मक होता है, देख रहे हैं पी वाला, ये जो त्रिभुज का निशान है ना, ये पी टाइप के अर्धचालक को प्रदर्शित करता है और ये लाइन जो है एन टाइप की। तो पी टाइप वाला धन से जुड़ गया और एन वाला ऋण से जुड़ गया। तो अब बताइए ये पी एन संधि डायोड किस क्रम में है? अग्रभ्यंतर क्रम। बहुत बढ़िया, फिर से सुनिए। जब यश1 धनात्मक यश2 ऋणात्मक होता है तो क्या होता है? पी एन संधि डायोड ये अग्र अभिनति क्रम में होता है, अग्र अभिनति क्रम में होता है और इससे क्या होती है? धारा प्राप्त होती है, धारा प्राप्त होती है। ठीक, और इसी का उल्टा फिर कह लीजिए, इसी का उल्टा यानी अपोजिट कर लीजिए। जब यश1 सिरा, फिर लिखेंगे जब यश1 सिरा क्या ऋण आवेशित, आधे चक्कर के बाद यश1 ऋणात्मक और यश2 धनात्मक हो जाता है, यश2 धनात्मक हो जाता है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। और तब देख रहे हैं पी वाला ऋण से हो गया, एन वाला धन से हो गया, विपरीत हो गया। तो पी एन संधि डायोड पश्चाभिनति क्रम में होता है, पी एन संधि डायोड पश्च अभिनति क्रम में होता है। और तब क्या होता है? पश्चाभिनति क्रम में होता है और तब धारा नहीं प्राप्त होती है, तब धारा नहीं प्राप्त होती है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार आधे चक्र में धारा प्राप्त होती है और आधे चक्र में धारा नहीं प्राप्त होती है। तो इस तरीके से पी एन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये हो गया आपका। इतना करने के बाद आपको दो ग्राफ बनाने हैं, एक निवेशी वोल्टता के लिए, एक निर्गत वोल्टता के लिए। पहले तो हम बना दे रहे हैं निवेशी वोल्टता। निवेशी वोल्टता जो है ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है ना। तो इसमें जो है ये ग्राफ जो मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक, और निर्गत वोल्टेज में, निर्गत वोल्टता के लिए ग्राफ क्या मिलेगा? जो कहाँ से प्राप्त होगा? लोड प्रतिरोध से प्राप्त होगा, वहाँ लगाएंगे, यहाँ से निकलेगा। तो निर्गत वोल्टता कितनी होगी? आधे चक्र में धारा, फिर आधे चक्र में धारा शून्य, आधे चक्र में फिर धारा, आधे चक्र में शून्य। तो इस प्रकार से इसमें ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अब इसका अंतिम टॉपिक देखते हैं, पी एन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक, पी एन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो पी एन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए क्या करते हैं? ऊंचाई, एकदम सेम वही कहानी है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अब पी एन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरे से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जो जोड़ देते हैं, जो क्या करती है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, जो क्या होती है? निवेशी वोल्टता का कार्य करती है, जो निवेशी वोल्टता का कार्य करती है। और पीएन और इसके द्वितीयक कुंडली क्या है? ये क्या है आपकी? द्वितीयक कुंडली। और ये क्या है? प्राथमिक कुंडली। ठीक, द्वितीयक कुंडली के यश1 सिरे से, ये लीजिए, द्वितीयक कुंडली के यश1 सिरे से एक पीएन संधि डायोड D1, एक पीएन संधि डायोड D1 को जोड़ देते हैं और यश2 सिरे से दूसरे पीएन संधि डायोड D2 को जोड़ देते हैं। ये लीजिए, ये S2 सिरा, यहाँ पे लगा देंगे दूसरा पीएन संधि डायोड। ठीक, ये D2। चलिए
पीएन संधि डायोड, ये हो गया D1 और ये पीएन संधि डायोड D2 जोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे, ये एक बार और सुनिए ध्यान से। द्वितीयक कुंडली के S1 और S2 सिरे से दो पीएन संधि डायोड D1 और D2 जोड़ देते हैं, जिनके धन सिरे को यानी P टाइप के अर्धचालक को S1 या S2 सिरे से जोड़ देते हैं, और दोनों के N टाइप के अर्धचालकों के बीच, दोनों के N टाइप के या अर्धचालकों के बीच, और यहाँ आंतरिक टर्मिनल, इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक टर्मिनल के बीच एक लोड प्रतिरोध को जोड़ करके जोड़ देते हैं। ठीक, क्या, दोनों के N टाइप के अर्धचालक, दोनों के N टाइप के अर्धचालक, ठीक है, दोनों के N टाइप के अर्धचालक और यहाँ के केंद्रीय टर्मिनल, इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय टर्मिनल के बीच में क्या जोड़ देते हैं, एक लोड प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। संरचना समझ में आई कैसे है, फिर बताएं। पीएन संधि डायोड को पूर्णतः निर्दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक, साथ में बोलते जाइए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरे से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ देते हैं, जो निवेशी वोल्टता का कार्य करता है, और द्वितीयक कुंडली के S1 और S2 सिरे से दो पीएन संधि डायोड D1 और D2 जोड़ देते हैं, दोनों के P टाइप के अर्धचालक को S1 S2 से जोड़ देते हैं, और दोनों के N टाइप के अर्धचालकों को, दोनों के N टाइप के अर्धचालकों से और केंद्रीय टर्मिनल के बीच एक लोड प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। हो गई ये संरचना। अब इसके बाद क्रियाविधि बतानी। क्रियाविधि में क्या लिखेंगे, वही कहानी है, क्या कि जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ते हैं तो अन्योन्य प्रेरणा द्वारा द्वितीय कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। प्रथम आधे चक्र में जब S1 धनात्मक और S2 ऋणात्मक होता है तो D1 पीएन संधि डायोड, ये D1 वाला पीएन संधि डायोड ये किस क्रम में होता है, अग्र अभिनत क्रम में होता है। D1 पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत क्रम में होता है ना, और इससे धारा प्राप्त होती है, इससे धारा प्राप्त होती है। और D2 पीएन संधि डायोड ये किस क्रम में हो जाएगा, देख रहे हैं, ये वाला जब धन होगा ये वाला ऋण हो जाएगा, तो अब P वाला ऋण से हो गया ना, ये पश्चाभिनत क्रम में हो गया, ये वाला पश्चाभिनत क्रम में हो जाता है, और इससे धारा नहीं प्राप्त होती है। क्लियर हुआ। फिर आधे चक्र के बाद जब S1 ऋणात्मक और S2 धनात्मक हो जाता है तब D1 पीएन संधि डायोड किस क्रम में हो गया, देख रहे हैं, D1 वाला ये ऋणात्मक जब बन गया तो P वाला ऋण से हो गया है ना, और N वाला धन से हो गया, तब ये क्या हो जाता है, पश्च अभिनत क्रम में आ जाता है, तब ये पश्च अभिनत क्रम में होता है और तब धारा नहीं प्राप्त होती है। और फिर D2 पीएन संधि डायोड क्या होता है, ये अग्र अभिनत क्रम में हो जाता है, देख रहे हैं, ये वाला धन बन गया तो P वाला पॉजिटिव से N वाला नेगेटिव से हो गया, तो D2 पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत क्रम में हो जाता है और इससे धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आधे चक्र में D1 पीएन संधि डायोड से धारा प्राप्त होती है और दूसरे आधे चक्र में D2 पीएन संधि डायोड से धारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो फिर से देख लो यार, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो जाएगा मतलब दिमाग में आ जाएगा। चलो, ज़्यादा सोचते हो तो ये क्या है, निवेशी वोल्टता के लिए ग्राफ तो यही बनेगा, और निर्गत वोल्टता के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, आधे चक्र में इधर धारा, फिर आधे चक्र में, फिर आधे चक्र में, एक ही दिशा में यहाँ पे दिखाएंगे। ये हो गई क्या, निर्गत वोल्टता, और ये क्या हो गई, निवेशी वोल्टता। क्लियर है, ये हो गई निवेशी वोल्टता। ठीक, तो ये इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक शक्तियाँ पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना, समझ में आई होंगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जाते जाते थोड़ी सी एनर्जी ले लीजिए। जीतने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, हार नहीं मानना है। हार जहाँ मान लिए वहाँ पर जीतने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जो भी लक्ष्य है आपका, उसके लिए जो है
आपको हार नहीं मानना है। आपने टारगेट किया है 95 प्लस, तो 95 प्लस ले आना, हारना नहीं है, लगातार मेहनत करनी है। और अच्छे से मेहनत क्या करना है यार, हम तो जुड़े हुए हैं साथ से। चैप्टर वाइज सब कुछ तैयार कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जो भी आएगा आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आप लोगों का लाइव टेस्ट है, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा नंबर लाता है।